ये हैं हरियाणा के स्कूल टीचर सुनीता अग्रवाल और ये हैं सुनीता के पति राकेश अग्रवाल। दोनों 10 साल से एक बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने 5 बार आईवीएफ भी ट्राई किया, पर हर अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल था। राकेश के फैमिली ने इस पूरे इशू का ब्लेम सुनीता पर डाल दिया और सालों तक उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते रहे। लेकिन 10 साल बाद अचानक से पता चलता है कि सुनीता नहीं बल्कि राकेश इनफर्टाइल है। इस सदमे से राकेश उभर नहीं पाया और फिर कुछ ही दिनों बाद राकेश ने खुदकुशी कर ली। देखो, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि अचानक से इंडिया में इतने सारे आईवीएफ क्लिनिक खुलने शुरू हो गए हैं। आज इंडिया में 2500 से ज्यादा आईवीएफ क्लिनिक हैं और अराउंड 2 करोड़ कपल से ज्यादा इनफर्टाइल हैं और इनफर्टिलिटी के केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि इंडिया बहुत ही जल्द दुनिया का इनफर्टिलिटी कैपिटल बन सकता है। कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि इंडिया की टोटल इनफर्टिलिटी केसेस में से 50% केसेस में कारण मेल इनफर्टाइल पार्टनर होता है, फीमेल नहीं। अब अग्रवाल केस की तरह ही बहुत सारे कपल्स को रियलाइज हो रहा है कि उनके बच्चा नहीं होने के पीछे का कारण उनका मेल पार्टनर है और यह 50% वाला जो नंबर है वह भी डे बाय डे ग्रो कर रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। 2018 से 2021 तक कोलकाता में 64,452 कपल्स पर किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि कोलकाता के 86% मेन इनफर्टिलिटी के बॉर्डर पर हैं एंड दिल्ली में तो 15% से ज्यादा किसी न किसी इनफर्टिलिटी के स्टेज में आ चुके हैं। अब अगर इनफर्टिलिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो जब एक मेन के सीमेन में एवरेज स्पर्म काउंट 15 मिलियन स्पर्म पर एमएल या उससे कम हो जाए तो उस आदमी को इनफर्टाइल कंसिडर किया जाता है। सीमेन क्वालिटी पब्लिकेशंस के एक सर्वे में पाया गया है कि जो स्पर्म का नंबर 1940 में 113 मिलियन पर एमएल था, वो 1990 में घटकर सिर्फ 66 मिलियन पर एमएल हो गई। लेकिन अब गेस करो कि आज ये कितना हो गया। आज उससे 3 गुना कम होकर सिर्फ 20 मिलियन स्पर्म पर एमएल रह गया है, यानी कि इनफर्टिलिटी से बस 5 मिलियन ज्यादा। अब इसमें भी सबसे शॉकिंग बात यह है कि मेल इनफर्टिलिटी का पहला स्ट्रॉन्ग एविडेंस यानी कि रीजन 1956 में पता चला। अब अगर आपको पता चले कि इस इशू पर कभी भी कोई रिसर्च ही नहीं हुआ, जबकि देश की हाफ पॉपुलेशन और उनकी फैमिली को इम्पैक्ट करने वाला ये इतना मेजर इशू है कि मिलियंस ऑफ पीपल का घर टूट जाता है, हजारों डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ तो खुद को ही खत्म कर लेते हैं। और इसका एक सिंपल सा आंसर है सोशल टैबू। मेल इनफर्टिलिटी दुनिया भर में बहुत बड़ा सोशल टैबू है, बट शायद हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है। लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जहां बच्चा पैदा कर पाने को सीधा उस आदमी की मर्दानगी से जोड़ा जाता है। इनफैक्ट इसके लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी हुआ जिसमें अफ्रीका के कई सारे शहरों में रह रहे इनफर्टाइल मेंस को क्लिनिक में बुलाकर उससे लाइव एक्सपीरियंस नोट किए गए जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए थे। सर्वे में जितने लोग भी शामिल हुए उनके एक्सपीरियंस में एक बात कॉमन थी कि बच्चे नहीं पैदा कर पाने की वजह से उनका सोशल स्टेटस यूजुअली काफी कम हो जाता है और अक्सर उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि नामर्द जैसे नामों से एड्रेस किया जाता है। काफी बार तो ऐसा भी होता है कि उनके फ्रेंड्स अपने बच्चे उनके साथ नहीं भेजते क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं ये इनफर्टाइल मेन उनके बच्चे को चुरा न ले। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जब वो अपने फ्रेंड सर्किल में होते हैं तब उनसे मजाक में ही सही, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्रिंग योर वाइफ टू मी, आई कैन डू इट फुल। सो मेरा मतलब है कि ये इतना बड़ा सोशल स्टिग्मा था कि इस टॉपिक से नजर हटाने के लिए अक्सर इस प्रॉब्लम के रूट काउज को हमेशा औरतों पर डाल दिया जाता था। इनफैक्ट आज तक लोग बच्चे नहीं पैदा कर पाने को यूजुअली एक औरत की गलती मानते हैं एंड ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम आज की नहीं, ये सदियों से चली आ रही है। आज जिस अमेरिका को हम सुपर पावर कहते हैं उसके फादर ऑफ नेशन जॉर्ज वाशिंगटन की वाइफ मार्था के साथ भी यही हुआ था। जबकि सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मार्था के ऑलरेडी अपने पहले हस्बैंड के साथ 4 बच्चे थे, लेकिन फिर भी जॉर्ज के बच्चे नहीं हो पाने का सारा ब्लेम मार्था पर चला गया। जबकि ये कोई भी समझ सकता है कि अगर मार्था इनफर्टाइल होती तो उनके पहले हस्बैंड से 4-4 बच्चे कैसे होते, बावजूद इसके सारा ब्लेम उन पर डाला गया। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि अगर सोसाइटी इस प्रॉब्लम को सिर्फ एज ए वुमेन इशू कंसीडर करेगी तो जाहिर है कि सोसाइटी सिर्फ वुमेन इशू को ही फिक्स करने पर फोकस करेगी। और इसी का रिजल्ट था कि 1956 तक साइंटिफिक कम्युनिटी ने औरतों पर अनलिमिटेड स्टूपिड मेडिकल एक्सपेरिमेंट करके अपना टाइम वेस्ट किया। अगर रोम और ग्रीस का एग्जाम्पल ले लें तो वहां औरतों के बूम को स्मोक से फूमिगेट मींस फ्यूल से डिसइंफेक्ट किया जाता था। यूरोपियन कल्चर तो एक कदम और आगे चले गए थे।
वहां के डॉक्टर्स तो इनफर्टिलिटी के लिए डक का सीमेन पानी में मिक्स करके औरतों को पीने को बोलते थे। जब तक सोसाइटी इस बात को कंसीडर करती कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मेंस में भी हो सकती है, तब तक कई साल बीत गए। जब थोड़ा रिकॉग्नाइज करना शुरू भी किया, तब स्टार्टिंग में बहुत सारा अंधविश्वासी तकनीकें अपनाई गई, जैसे कि आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। उस समय फर्टिलिटी टेस्टिंग के लिए एक अजीब सा तरीका अपनाया जाता था, जिसे पी इन द पॉट कहा जाता था। एक्चुअली मेंस को एक पॉट में यूरिनेट करने को कहा जाता था, और अगर उसमें वर्म आते थे तो इसका मतलब होता कि वह आदमी इनफर्टाइल है। और अगर ये पता करना होता कि पति और पत्नी में से कौन इनफर्टाइल है, तो उन्हें एक लीफ पर पी करना पड़ता था। फिर उस पत्ते में से जिसका यूरिन सबसे पहले वेपोरेट होता था, उसे यह कंफर्म कर दिया जाता था कि वही इंसान इनफर्टाइल है। अब इन सब नॉनसेंस तरीके को अप्लाई करते करते काफी वक्त बर्बाद हुआ, और फाइनली 1956 में जाकर पहली बार इस पर प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट हुआ, और तब जाकर कहीं समझ आया कि एग्जैक्टली मेन इनफर्टिलिटी होता कैसे। सो अगर मेल इनफर्टिलिटी को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली टेस्टिस एक मेल बॉडी का स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, जहां से स्पर्म प्रोड्यूस होकर कई सेमिनल फ्लूइड्स के साथ मिक्स होकर सेमेन फॉर्म करते हैं। अब मोस्ट इनफर्टिलिटी केसेस में स्पर्म प्रोडक्शन तो होते हैं, लेकिन वो सेमिनल फ्लूइड्स के साथ मिक्स होने से पहले ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहीं पर भी ब्लॉक हो जाते हैं। अब इस कंडीशन को एजुस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें स्पर्म काउंट 0 मान सकते हैं। अब एजुस्पर्मिया के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक टेस्टिकल इंजरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ब्लॉकेज, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, एजाकुलेशन प्रॉब्लम्स, और इशू विद द टेस्टिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए आपको बता दूं कि इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसे भी बड़े सिंपल वे में हम समझेंगे। देखो, इंपोर्टेंस का मतलब होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि बेसिकली बीइंग अनेबल टू कीप अपन इरेक्शन। बट इनफर्टिलिटी में इरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि मेन सफिशिएंट हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। अब अगर इनसफिशिएंट हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के रीजन के बारे में पूछोगे तो इसके लिए एक नहीं बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसके वजह से सफिशिएंट हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटी इंडोगेमस हैं, यानी कि वो सिर्फ अपने ही कम्युनिटी में शादी करना पसंद करते हैं। और कुछ स्टडीज में पाया गया कि इंडोगेमी इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। हैदराबाद के द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट ने 973 इनफर्टाइल मेल पे स्टडी किया, जो कभी भी इनफर्टिलिटी काउज करने वाले कोई भी नॉन फैक्टर से एसोसिएटेड थे ही नहीं। एक्चुअली इस स्टडी से उन्हें यह पता करना था कि आखिर वो इनफर्टाइल हुए कैसे, और जो रीजन निकला वो ये था कि 30% सब्जेक्ट्स में जेनेटिक डिलीशन देखे गए। अब अगर जेनेटिक डिलीशन समझना है तो देखो, मेल्स के क्रोमोजोम में एजेडेफ यानी कि एजुस्पर्मिया फैक्टर्स नाम का एक रीजन होता है, जो कि उनका फर्टिलिटी डिटरमाइन करता है। लेकिन जब किसी इंडिविजुअल के दोनों पेरेंट्स एक ही सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हो, यानी कि इंडोगेमस हो, तब रिसर्च में देखा गया कि यह रीजन अपने आप ही डिलीट हो जाता है। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है और क्यों होता है, इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना अभी बाकी है। अब लोग तो काफी लेट मैरिज कर रहे हैं, और आपको ये तो पता ही होगा कि एज के साथ साथ मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज होता चला जाता है। डाटा के अकॉर्डिंग 22 से 25 साल का एज एक मेन का सबसे फर्टाइल पीरियड होता है, और उनको सजेस्ट किया जाता है कि 35 से पहले ही बच्चे पैदा कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फर्टिलिटी काफी ज्यादा डिक्रीज होने लग जाती है। अब इंडिया में मैरिज एज बढ़ती जा रही है, कोई 30 में मैरिज करते हैं तो कोई 35 में, इवन की 40 से भी ज्यादा में। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो लड़कों को इनफर्टाइल बना रहा है, बट आपको उसके बारे में अंदाजा तक नहीं होगा। जी हाँ, बात कर रहा हूँ गैजेट्स के बारे में। ना 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 ना, रेडिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हिट की बात कर रहा हूँ। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने एक हेल्दी सीमेन सैंपल लिया और उसके 2.5 सेंटीमीटर दूर एक सेलफोन रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सेलफोन अपने पॉकेट में रखते हैं तो हमारे टेस्टिस और पॉकेट में रखे सेलफोन की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर ही होता है। सेलफोन रखने के 1 घंटे बाद जब उन्होंने सीमेन सैंपल को एनालाइज किया तो ये पता चला कि इसमें स्पर्म क्वालिटी काफी ज्यादा डिग्रेड हो चुका था। अब इसके पीछे साइंस ये है कि अक्सर जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है ना, वो बॉडी से 2 या फिर 3 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है, क्योंकि वही टेम्परेचर स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए एकदम आइडियल होता है। और इसलिए ही
टेस्टिस स्कूटम में बॉडी के बाहर सिचुएटेड होते हैं। लेकिन आज के डेट में सेलफोन की जरूरतें और एडिक्शन ऐसी हो गई है कि सिर्फ सोते वक्त ही सेलफोन हमारे पैंट के जेब में नहीं होता है। सो गैजेट से निकला हुआ हीट टेस्टिस के टेम्परेचर को वापस गर्म कर देता है, जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन वापस से पाउस हो जाता है। इसका लाइव एक्सपीरियंस आप लैपटॉप को गोद में रखकर कुछ देर काम करने के बाद कर सकते हो। सिर्फ 1 घंटे के लैपटॉप यूज से स्क्रोटम टेम्परेचर अराउंड 3 to 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब आप समझ सकते हो कि हर घंटे की यूजेज से स्पर्म प्रोडक्शन को कितना ज्यादा हैम्पर करता होगा। स्मोकिंग भी मेल इनफर्टिलिटी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। सिगरेट में लेड और कैडमियम जैसे केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जिससे स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ही काफी ज्यादा बदल जाती है। जैसे कि ये नॉर्मल स्पर्म है और ये स्मोकिंग के बाद वाला एबनॉर्मल स्पर्म। माइंड यू, एक चेन स्मोकर का एग्जैक्टली जितना स्पर्म डैमेज होता है ना, उतना ही एग्जैक्टली हो सकता है एक ऐसे इंडिविजुअल पर जो पोल्यूटेड एरिया में रहता है। एक स्टडी में यह भी पाया गया कि कोल माइंस के आसपास रहने वाले मैक्सिमम मेल्स इनफर्टाइल होते हैं। इवन कुछ में स्पर्म काउंटो लिटरली 0 बताए जाते हैं। बट कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करके इनफर्टिलिटी के रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी काफी हद तक रिवर्सिबल भी होती है। दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन। जय हिंद।